हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सरसाइज 4.3 एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी है ना, न्यू रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। क्या है बच्चों? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एक्चुअली माइनर्स एंड कोफैक्टर से शुरुआत करते हैं हम लोग। और कोफैक्टर हमें मदद करता है एडजॉइंट को समझने के लिए, एडजॉइंट फर्दर मदद करता है इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स फर्दर मदद करता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो कुछ 3-4 टॉपिक ओवर द नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली हमारा एम्फेसिस रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले कि माइनर क्या है ना। माइनर क्या होता है? माइनर, so minor is basically nothing but, I should say, it's a number. Minor is a number associated with every element of a determinant ऑफ ऑर्डर, है ना, 2 और ग्रेटर देन 2, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और ग्रेटर देन 2। तो ये 2 या 2 से अधिक ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट होंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब से एसोसिएटेड एक माइनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा ना मिनिमम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना है, तो लेट्स से हम लोग एग्जांपल के तौर पे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ना। तो लेट्स टेक अ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट 1 4 2 3, है ना। ये हमने 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब स्टूडेंट बहुत ही ध्यान समझिएगा, इनके माइनर निकालेंगे कैसे। सो माइनर कैसे निकलेगा, है ना। तो मैं इसकी जरा 3-4 कॉपी निकाल दे रहा हूँ, है ना, 3-4 फोटोस्टेट निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 3-4 फोटोस्टेट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि आप इसका माइनर निकाल रहे हैं, यानी कि आप इसका माइनर निकाल रहे हैं, इसका माइनर निकाल रहे हैं। इसका माइनर क्या होगा? M11, ठीक है। अब M11 कैसे निकलता है भैया? ये रो ये कॉलम डिलीट करके डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज कॉल्ड एज माइनर, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैं माइनर, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कितना होगा? 3 हो जाएगा, है ना। 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको निकालना सिखाया है। अच्छा, अगर मैं माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालूं, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है। अब इसका अगर मेरे को माइनर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके डिटर्मिनेंट ऑफ 2, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना। ओके, फिर वी कैन से कि माइनर क्या है। अगर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालूं तो इसका माइनर निकाल रहा हूं, ये रो ये कॉलम डिलीट, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। ये मॉडुलस नहीं है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट है। अच्छा, माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर अगर मेरे को निकालना है तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो M22 का माइनर कितना होगा? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1, दैट इज 1, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इसको माइनर को एक नंबर की जगह
डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है, मतलब नंबर की जगह डिटर्मिनेंट लिखा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट भी एक नंबर ही होता है एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसलिए अगर हमने नंबर लिख रखा है तो किसी को कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, क्या हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के माइनर निकाल के दिखाए आपको, डिफरेंट एलिमेंट्स के माइनर निकाल के दिखाए आपको, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि यार माइनर आ कैसे रहे हैं, ठीक है ना, माइनर्स आ कैसे रहे हैं। तो क्या ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे उठा के रख दूं क्या, है ना। इसलिए कर रहा हूं ऐसा क्योंकि मुझे जगह चाहिए और एक 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के अंदर माइनर निकालना मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, तो देखिए इनके तो सबके काम खत्म हो गए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के अंदर हमने आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर निकाल के दिखाया। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, लेट्स से 1 4 2 1 8 3 2 1 6, राइट है, क्लियर है क्या। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट मान के चलिए आप किसी पर्टिकुलर एक रेंडमली कुछ चूज कर लीजिए। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि भैया माइनर ऑफ किसका चाहिए, मुझे सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट का माइनर चाहिए, यानी कि मुझे M23 चाहिए, M23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यानी कि ये एलिमेंट का मेरे को क्या चाहिए, माइनर चाहिए। इसका माइनर कितना होगा भैया, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो यानी कि बचा हुआ जो है वो डिटर्मिनेंट आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 - 4 दूनी 8, यानी कि -7 आपका क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान के चलिए कोई बच्चा कहने लगे कि भैया इसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के अंदर 1 4 2 1 8 3 और 2 1 6, अगर कोई इसी के अंदर कहने लगे कि मेरे को तो माइनर ऑफ 3 2 चाहिए, माइनर ऑफ 3 2 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका अगर मुझे माइनर चाहिए तो मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट करके जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को लिख दूंगा। एंड दिस इज 1 × 3 3 -1 × 2 2, यानी कि इट इज 1 विल बी द अल्टीमेट आंसर। ठीक है, सो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द माइनर। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द माइनर। तो मुझे लगता है कि माइनर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। माइनर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ गया होगा और किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो फटाफट से नोट करिएगा, माइनर कहाँ हेल्प करता है, कोफैक्टर कहाँ हेल्प करता है, इसकी बात हम लोग आगे करते चलेंगे। जो कुछ इस तरह के बच्चे हैं जो काफ़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं सब्जेक्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, आप एक बात मान के चलिए कि आपकी सभी की सभी क्यूरियोसिटी को आपकी फिल करा जाएगा, है ना, फुलफिल करा जाएगा। ठीक है ना, आप जो सोच सकते हैं वो पहले से आविष्कार हो चुका है और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आगे आ रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू द लेक्चर, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट नेक्स्ट इज देयर। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है, जो कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कवर नहीं हुआ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन आंसर यू कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ कितना रेलेवेंट है ना, वो हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट करिएगा। चलिए जी, तो एक बार आपका माइनर क्लियर हो गया बच्चों, माइनर क्लियर हो गया। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज अ कोफैक्टर, है ना। तो माइनर तो हमने पढ़ लिया भैया, माइनर तो हमने पढ़ लिया, अब कोफैक्टर की बारी है। तो चलिए कोफैक्टर पढ़ते हैं ना, कोफैक्टर पढ़ते हैं। सो व्हाट इज अ कोफैक्टर बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर इज नथिंग बट it's a number corresponding to minor, it's a number corresponding to minor,
इट्स अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर। समझिएगा बच्चों, समझिएगा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहां पे 2 1 4 1 2 3 एंड 1 5 2 ये हमने कोई यहां पे डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, ठीक है भैया। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भैया मेरे को माइनर ऑफ 2 3 बताओ, तो माइनर ऑफ 2 3 बच्चा बताएगा। कैसे बताएगा बच्चों? वो कहेगा कि यार सेकंड रो पे जाना है, थर्ड कॉलम पे जाना है, तो यानी कि इस एलिमेंट का सर माइनर पूछ रहे हैं, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि 2 1 1 5 ये सर जी माइनर हो गया है। तो यानी कि माइनर निकाल देंगे, यानी कि 2 पंजे 10 माइनस का 1 यानी कि 9 आ गया। अब व्हाट इज अ कोफैक्टर? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कोफैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन है? कोफैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन है? जिस बच्चे ने कोफैक्टर और माइनर का रिलेशन समझ लिया ना, जिस बच्चे ने कोफैक्टर का और माइनर का रिलेशन समझ लिया, उसको कोफैक्टर आ गया एक झटके में। देखिए बच्चों, कोफैक्टर को कई बार हम लोग ए से भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल ए से, सी से भी डिनोट कर देते हैं, तो मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा रेलेवेंस समझ में आता है ना। तो कोफैक्टर ऑफ आई जे यानी कि एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट होता है, ठीक है ना, ith रो jth कॉलम इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। यानी कि माइनर और कोफैक्टर में आप रिलेशन देख पा रहे हैं बच्चों? माइनर और कोफैक्टर में आप रिलेशन देख पा रहे हैं क्या? यानी कि अगर मुझे कोई ये पूछे कि यार मुझे तो कोफैक्टर ऑफ है ना, मुझे किसका कोफैक्टर चाहिए? मुझे कोफैक्टर ऑफ लेट्स से कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का चाहिए। यानी कि कौन से डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं? इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? -1 की पावर 2 + 3 और माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर। तो इट मीन्स C23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 और M23, यही हो जाएगा बच्चों। यानी कि -1 की पावर 5 माइनस M23, और M23 कितना आया था बच्चों? हमारा 9 आया था। तो यानी कि कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया? -9 आ गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो यस। सो दिस इज वेरी इजी, है ना। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर वेरी इजी। कोफैक्टर में कुछ नहीं होता, Cij, जिसको ये फॉर्मूला आ गया वो कोफैक्टर निकाल देगा। Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। एक और केस ले लें क्या? थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल और ले लें क्या? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। सेम आपका क्या कर लेते हैं बच्चों? एक डिटरमिनेंट यही सेम ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि 2 1 4 1 2 3 1 5 2, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मुझे कोफैक्टर चाहिए। किसका? इसका कोफैक्टर चाहिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है ना, इसका मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो आप क्या करोगे? -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1 M31। नाउ दिस इज -1 की पावर 4 तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस M31, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका माइनर कितना होगा? ये रो ये कॉलम घटा दोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या रहेगा? डिटरमिनेंट 1 4 2 3। दैट मीन्स बच्चों C31 कितना आ गया? इट इज 1 × 3 -2 × 4, यानी कि 3 - 4 दूनी 8, तो
तो C31 कितना आ गया बच्चों आपका, इट इज माइनस का 5 आ गया है। चेक कर लो, C31 कितना आ गया आपका, माइनस का 5 आ गया है। जल्दी चेक करो, जल्दी बोलो मेरे भाई, आ गया है कि नहीं आ गया है? हाँ जी, आ गया है कि नहीं आ गया है? जल्दी बोलो, ऐसा क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब फटाफट से नोट करेंगे, है ना। तो कोफैक्टर निकालना आ गया भैया सभी को। कोफैक्टर कुछ नहीं है ना, CIJ कैसे निकालते हैं, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। चलो जी, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, एक आपको क्वेश्चन कराते हैं, एंड देन उसके बाद व्हाट वी विल बी डूइंग, हम आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी बोलो, थ्योरम बोलो, ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा रूल, ऐसा थ्योरम सिखाएंगे जिससे आपको इस बात का भी अंदाजा लगेगा कि आप 4.1 में वो जो चार्ज लिख रहे थे, है ना, जो एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, तो उसका भी खुलासा इसी लेक्चर के अंदर होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा बच्चों, प्लीज नोट करिएगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोल दो, क्लियर है क्या? आगे चलें बच्चों, आगे चलें क्या? चलें, वेरी वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6, यानी कि इसका माइनर चाहिए आपको। किसका माइनर चाहिए? इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। तो ये बेसिकली सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो टेक्निकली आपको माइनर ऑफ 6 बोलो, या आप इसको M सेकंड रो थर्ड कॉलम बोलो, है ना, ठीक है। तो इसका माइनर चाहिए, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 1 2 7 8 आ जाएगा, मतलब दिस इंटू दिस 8 माइनस दिस इंटू दिस 14, दैट मीन्स माइनस का 6 हो गया बच्चों। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, 8 6 14, तो माइनस का 6। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। अब बच्चों अगर मान के चलिए यहां पे आपसे वो क्या पूछता, कोफैक्टर भी पूछ लेता, मान लीजिए आपसे क्या पूछ लेता, हालांकि पूछा नहीं है उसने, तो जितना पूछा है उतना जवाब देंगे, बट फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 की पावर 2 + 3 और M23, यानी कि -1 की पावर 5 तो -M23, और M23 कितना है बच्चों, अभी अभी -6 आया ना ताजा ताजा, तो यानी कि कोफैक्टर हमारे पास कितना आ गया है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर इज 6। क्लियर है बच्चों? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहां पे माइनर -6 आ गया है। ओके, प्रॉपर्टी सिखाने का मन था, चलो ठीक है, एक एग्जांपल इसको भी करा देते हैं पहले, है ना, ये भी ठीक है यार, करा देते हैं यार, ठीक है। सो यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पूछ रहा है आपसे, तो ठीक है, लो सब लोग प्रैक्टिस कर लो भाई, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो। कोई छोटी छोटी चीज ना एक बार कर ली तो वो आ ही जाती है, ठीक है। तो ये 2 का पहाड़ा है, बेसिकली पहाड़ा समझते हो ना, टेबल, ठीक है ना, तो ये टेबल है और कुछ नहीं है। सो अगर आप माइनर ऑफ 1 पूछोगे तो बेसिकली इट इज नथिंग बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर पूछ रहे हैं आपसे, तो कितना हो जाएगा, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3, यानी कि 3। फिर आपसे क्या पूछते हैं, ये हो गया ना भैया आपका, फिर माइनर ऑफ -2 बता दो, यानी कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि इसका माइनर पूछ रहे हैं ना आपसे, ये रो ये कॉलम खत्म हो गया, तो मॉडुलस नहीं, डिटर्मिनेंट 4, डिटर्मिनेंट 4, तो आंसर इज 4। फिर माइनर ऑफ किसका हो गया भैया, 2 चीजें तो निपट गई ना भैया, इन दोनों के तो माइनर निकल गए ना,
अच्छा अब इसकी बारी है, सो माइनर ऑफ 4, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब इसका माइनर निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो यानी कि डिटर्मिनेंट -2। बच्चों ये डिटर्मिनेंट -2 है, मॉडुलस नहीं है, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। देन माइनर ऑफ चौथा एलिमेंट इसका है ना, तो चौथा एलिमेंट पाएंगे ना, तो देखो ना भैया ये भी नहीं बट गया, तो 3 माइनर ऑफ 3 कितना, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है भैया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इट इज इसका माइनर ये रो ये कॉलम डिलीट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 दैट इज इट इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, क्लियर है भैया, क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स आपके पास सारे माइनर आ गए, क्या आप रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकाल सकते हो? रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकाल सकते हो? आप बताइए क्या आप रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकाल सकते हो क्या? जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा कोफैक्टर्स, -1 की पावर 1 + 1 M11, फिर -1 की पावर 1 + 2 M12, फिर -1 की पावर 2 + 1 M21 and -1 की पावर 2 + 2 it is M22. This will come out -1 की पावर 2 प्लस, तो प्लस M11, this is -1 की पावर 3 यानी कि माइनस ऑफ M12, यानी कि दिस इज -1 की पावर 3 यानी कि -M21 एंड दिस इज -1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव M22। तो कोफैक्टर्स कितने आ जाएंगे बच्चों, M11 तो 3 है, -M12 इज 4 -M21, अब M21 की वैल्यू थी -2 यानी कि +2 आ जाएगा ये, एंड M22 कितना है भैया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेस्पेक्टिव आपके पास कोफैक्टर्स भी आ गए और माइनर्स भी आ गए। क्लियर है क्या? चेक कर लो, सभी लोग सॉल्यूशंस में चेक भी कर लेना, ठीक है, जो भी आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी उसके अंदर से चेक कर लेना। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बट एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, आइए जी, बार हमारे पास इस तरीके से ये क्या आ जा रहा है, क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। चलो इसको भी निपटा दें क्या, चलो ये भी एग्जाम्पल निपटा देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना। एक प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। माइनर निकालना है भैया एंड कोफैक्टर निकालना है भैया, किस किस का, A11 का और A21 का, इन द डिटर्मिनेंट दिस। सो माइनर ऑफ A11 बेसिकली क्या होता है, माइनर ऑफ 1 1 ही होगा ना। तो ये रो ये कॉलम खत्म, डिटर्मिनेंट कितना आ गया, A22 A23 A32 एंड A33। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनर आ गया भैया, अब माइनर ऑफ A21 चाहिए आपको, A21 मतलब माइनर ऑफ 21 चाहिए आपको। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यही तो है A21, दिस रो दिस कॉलम डिलीट कर दो, तो A12 A13 A32 A33, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, दिस इंटू दिस, A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है, एंड दिस वन विल बी A12 A33, ठीक है, माइनस ऑफ A32 A13 A32 A13, ठीक है। सो दीज आर द माइनर्स, ठीक है भाई, दीज आर द माइनर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या?
जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमसे अब क्या भी पूछा है, हमसे कोफैक्टर्स पूछा है ना, ठीक है। कोफैक्टर्स पूछे हमसे, कोफैक्टर किसका भैया? A11 का, यानी कि C11 पूछा है, यानी कि -1 की पावर 1 + 1 M11। तो इसका मतलब -1 की पावर 2 प्लस, है ना, -1 की पावर 2 तो +1, तो M11 आ जाएगा। तो ये तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो हमारे पास M11 का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। फिर यहां से कोफैक्टर चाहिए मेरे को C21, यानी कि -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 M21। इट इज व्हाट वी कैन से -1 की पावर 3, यानी कि माइनस का M21। दैट मीन्स -M21, 21 कितना है भैया? M21 कितना है भैया? A12 A33 माइनस A32 A13। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। चलिए, तो हम बार बार जिस प्रॉपर्टी को पढ़ना चाह रहे हैं, अब आप एक बात तो पक्की है, ये तो आपको लग रहा होगा कि यार ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार सर कराना चाहते हैं और बीच में अड़चन आ जाती है, ठीक है। तो चलिए कराते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बेटा प्रॉपर्टी को। चलिए, ये पूरा का पूरा स्पेस जो है हम लोग उसी लिए यहाँ पे, है ना, रोक के रखे हैं। तो प्रॉपर्टी को समझिएगा बेटा बहुत ही ध्यान से। बेटा एक समझिएगा, डिटर्मिनेंट लेके चल रहा हूं मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो हमें अभी क्या आता है? हमें अभी क्या आता है? हमें अभी आता है कि यार एक्सपेंशन मेथड आता है। सर क्या आता है हमें? हमें अभी क्या आता है? एक्सपेंशन मेथड आता है। ये आता है ना हमें, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन मेथड आपको आता है, आपने खुद ही बताया है। अब बच्चों मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूं, है ना, सिंपल प्रॉपर्टी। आप कोई भी एक रो चूज कर लो, जो भी आपका मन हो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज कर लो, है ना। चूज एनी रो और कॉलम, कोई सी भी चूज कर लो। चूज एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप चूज कर लो। कहना का सर मैं कॉलम 3 को चूज करूंगा, ठीक है, कॉलम 3 को चूज कर ले भाई। उसके एलिमेंट्स लिख दे यहां पे, ठीक है। ये कॉलम 3 के क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। कॉलम 3 के क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। बस सेम कॉलम के ही आपको क्या करने हैं? कोफैक्टर्स लेने हैं। यानी कि इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप और जोड़ दो, तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि इस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू होगा वो मिल जाएगा आपको। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझते हैं इस बात को। अब मैं कैसे समझा रहा हूं? मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स
of elements, sum of products of elements and cofactors of same row और कॉलम, अगर आप रो ले रहे हैं तो सेम ही रो के आप कोफैक्टर्स लें, अगर आप कॉलम ले रहे हैं तो सेम ही कॉलम के कोफैक्टर्स लें, उनकी प्रोडक्ट करके अगर आप सम करेंगे विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. दिस इज द वंडरफुल प्रॉपर्टी, वंडरफुल प्रॉपर्टी. कहने लगा सर नहीं 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 सर फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया. एक बार और फील करा दो सर. ठीक है, फिल कराता हूं. चूज कर बेटा, कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज कर ले, कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज कर ले, कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज कर ले. कहने लगा सर इस बार मैं कॉलम 2 नहीं, इस बार मैं रो 2 चूज करूंगा. कर ले बेटा, रो 2 चूज कर ले. रो 2 के एलिमेंट्स लिख लेगा. अरे रो 2 के एलिमेंट्स क्या हैं? A21, A22 और A23. अब इन्हीं के कोफैक्टर्स, A21 का C21, इन्हीं के कोफैक्टर्स यानी कि रो 2 के ही कोफैक्टर्स लेने हैं आपको, रो 2 के ही कोफैक्टर्स लेने हैं आपको. अब इनका प्रोडक्ट का सम क्या देगा आपको? डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा. यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. यानी कि सेम रो के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके जब सम करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है. अच्छा, क्या होगा, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर मैंने रो 2 के तो एलिमेंट्स लिए, रो 2 के एलिमेंट्स लिए कितने? A21, A22 और A23, और रो 1 के यानी कि डिफरेंट रो के मैं क्या ले रहा हूं? कोफैक्टर्स ले रहा हूं. रो 1 के कोफैक्टर्स ले रहा हूं. रो 1 के कोफैक्टर्स कैसे होंगे बेटा? बहुत ध्यान से देख. C11, C12 और C13. अगर डिफरेंट रो के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स हैं देन उनके सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा. यानी कि इस बात को अगर हम लोग प्रॉपर्टी के तौर पे याद करें तो कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? देख भाई कैसे याद करेंगे. इसी बात को कॉपी पेस्ट मार देंगे, इसी बात को कॉपी पेस्ट मार देंगे. लेकिन बस यहां क्या होगा? सेम की जगह डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा कि भैया सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिफरेंट रो और कॉलम विल गिव द विल बी 0, विल बी 0. क्लियर है? आपको बातें समझ में आई क्या? जल्दी से बोलो ना भाई, जल्दी से बोलो ना भाई. आपको बात समझ में आई? यस सर आई है, यस सर आई है. ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, है ना. अब मैं इसके 3 सेक्शन कर दे रहा हूं, इस बोर्ड के 3 सेक्शन कर दे रहा हूं. ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा. अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो तो हमने क्या कहा कि आप सेम रो के एलिमेंट्स, सेम रो, मैंने क्या कहा था? चूज एनी रो और कॉलम, कोई भी रो और कॉलम चूज कर लो. जिस एलिमेंट के जिस कॉलम या रो के आप एलिमेंट्स ले रहे हो उसी कॉलम या रो के आपको कोफैक्टर्स लेके अगर आप प्रोडक्ट का सम कर दो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम 3 के एलिमेंट्स लिए तो कॉलम 3 के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट आएगा. हमने यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट्स लिए, हमने यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट्स लिए और रो 2 के ही कोफैक्टर्स लिए तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों? हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया. लेकिन अगर हमने रो 2 के एलिमेंट्स लिए हैं और रो 1 के कोफैक्टर्स लिए हैं तो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिफरेंट रो और कॉलम विल बी 0. अच्छा,
क्या होगा कि अगर हम लोग रो 2 के एलिमेंट्स ले लें और कॉलम 2 के कोफैक्टर्स ले लें, कुछ नहीं कह सकते, कांट से। क्यों नहीं कह सकते? अरे बोला तो है, अगर आप कोई भी रो के एलिमेंट्स को चूज कर रहे हो तो या तो आप सेम रो के कोफैक्टर्स लोगे या डिफरेंट रो के कोफैक्टर्स लोगे। आप रो और कॉलम को मिक्स नहीं करोगे ना, रो है तो रो ही है ना, एलिमेंट्स भी रो के और कोफैक्टर्स भी रो के, है ना, एलिमेंट्स भी कॉलम के तो कोफैक्टर्स भी कॉलम के, ठीक है। आप सेम कॉलम के आप कोफैक्टर्स ले सकते हो या डिफरेंट कॉलम के कोफैक्टर्स ले सकते हो, लेकिन रो और कॉलम मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर है? सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? चलो जी आइए, अब बच्चों एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे, इसको पहले तो वीडियो को पॉज करके, अभी मैं मानता हूं कि ये 50% समझ में आ गया होगा ना, 50% ये समझ में आ गया, 50% जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों एक ना अपने 4.1 पे चलते हैं ना, 4.1 जहां पे हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन मेथड से करना सीखा था। देख बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तेरे को, है ना बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब हमने अभी आपको क्या कहा कि यार आप रो 1 के एलिमेंट्स ले लो, रो 1 के एलिमेंट्स ले लो, रो 1 के एलिमेंट्स ले लो और इसी के कोफैक्टर्स भी ले लो, रो 1 के कोफैक्टर्स ले लो, रो 1 के कोफैक्टर्स ले लो, और अब अगर आप ऐड करोगे तो यार ये डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आ जाएगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं इसको, तो सोचो A11 C11 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 एंड A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, -1 की पावर 2 क्या देगा आपको, पॉजिटिव। M11 कितना देगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके A22, कुछ बच्चे रिकॉल कर गए, खेलने का सर ये तो एक्सपेंशन मेथड ही है, पीछे की तरफ से -1 की पावर 3 माइनस यानी कि -A12। अब बहुत सारे बच्चों की इंद्रियां खुल रही होंगी, A12 को डिलीट कर दो, इसको रो और कॉलम को, तो A21, A23, A31, A33, ये भैया माइनर निकाल देना, माइनर ऑफ 1 2 निकाल दिया, प्लस -1 की पावर 4 प्लस का A13, M13 कितना हो जाएगा, इट इज A21, A22, A31 एंड A32। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो हम लोग चार्ज लगाते थे प्लस माइनस प्लस, वो प्लस माइनस प्लस वो किस वजह से आता था, चेक कर लो। ये हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे होते थे। क्या सारी बातें क्लियर हुई क्या? अरे वाह, 4.1 में जो हमने सीखा था वो जाके 4.3 में क्लियर हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए भैया प्लीज। आगे चलें क्या? चलिए, तो अब हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। भाई सभी को विजिबल है ना सब कुछ, है ना? कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना कि विजिबल ना हो? ठीक है, ग्रेट, ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड वेरीफाई दिस। सो दिस सपोज टू बी अ लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन है भैया। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पे निकालेंगे, माइनर्स निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 9 एलिमेंट्स के आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन को जो है ना अच्छे से कवर कर देगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जो 9 एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स निकालने हैं। तो यानी कि इसका माइनर कितना होगा, इट इज 0 4 5 -7।
तो इट इज़ लाइक 0 माइनस 4 पंजे 20, तो माइनस का 20, ठीक है। फिर देन वी विल गो टू द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालेंगे। सो दिस रो दिस कॉलम डिलीटेड, नाउ वी गॉट 6 4 1 माइनस 7, ठीक है। सो दिस इज 42 माइनस का 4 एंड दिस इज माइनस का 46, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर कितना होगा बच्चों, इट इज़ 6015, यानी कि 6 पंजे 30 माइनस 1 इंटू 0, यानी कि ठीक है 30 हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, व्हाट वी कैन से M11 M12 M13, ठीक है। उसके बाद बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट्स व्हाट वी कैन से इसका माइनर, है ना। तो M21, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, तो कितना हो जाएगा, इट्स -3 5 माइनस 7, तो इट इज़ व्हाट वी कैन से 7 या 21 और माइनस का 5 पंजे 25, यानी कि माइनस का 4, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही जगह घेर रहा है यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा ही जगह घेर रहा है, कोई बात नहीं, आगे फर्दर निकाल देते हैं, जब जगह की कमी आएगी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अभी रेस्ट 2 और एलिमेंट्स हैं। अच्छा, M22, यानी कि मुझे इसका माइनर चाहिए, यानी कि ये रो ये कॉलम डिलीट और ये आ जाएगा 2 5 1 माइनस का 7, दैट मीन्स माइनस का 7 दूनी 14 माइनस का 5, यानी कि माइनस का 19, ठीक है। ओके, क्लियर है क्या, आगे चलिए। अब इस एलिमेंट का सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालेंगे। ये रो ये कॉलम ख़त्म, इट इज़ 2 -3 1 5, दैट मीन्स 2 पंजे 10 माइनस 1 तिया माइनस का 3, है ना। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमारे पास क्या रह गया है, इट्स M सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसका माइनर चाहिए हमें, ठीक है। 4 और 2 6 हो गया ना, ठीक है। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, दिस रो दिस कॉलम डिलीटेड, यानी कि -3 5 0 एंड 4, यानी कि माइनस का 3 चौक 12 -0, ठीक है। ओके बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे एंड बात करते हैं अगले माइनर पे, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले माइनर को लेंगे, तो ये माइनर क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम का माइनर कितना होगा, दिस इज ये रो ये कॉलम ख़त्म एंड यू गॉट 2 5 6 एंड 4, तो इट इज़ 2 चौक 8 माइनस 6 पंजे 30, ठीक है। क्लियर है क्या, ओके। सो दिस इज माइनस का 22, ठीक है। ओके बच्चों, आगे चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए। M थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका यानी कि लास्ट माइनर जो है उसका निकालना है हमें माइनर लास्ट एलिमेंट का। सो 2 -3 6 0, ठीक है। सो इट मीन्स 2 × 0 0 माइनस 6 इंटू -3, ठीक है। तो दिस इज 6 18 माइनस का प्लस का 18। सो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्या आ गए भैया, माइनर्स आ गए। यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्या आ गए, माइनर्स आ गए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सभी के सभी कोफैक्टर्स निकाल दें। C11 इज -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। तो इट इज़ -1 की पावर 2 प्लस M11, तो यानी कि प्लस M11 कितना हो गया भैया, इट इज़ माइनस का 20 M11 की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 20। फिर C12 कितना हो जाएगा, इट इज़ -1 की पावर C12। अच्छा, मेरे पास क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, तो क्या मैं जहाँ जहाँ माइनर्स लिखे हैं वहीं वहीं कोफैक्टर्स लिख दूँ क्या जहाँ जहाँ माइनर्स लिखे हैं वहीं वहीं कोफैक्टर्स लिख दूँ क्या। देखिएगा, जहाँ जहाँ माइनर्स लिखे हैं मैं वहीं वहीं पे
कोफैक्टर्स लिख दे रहा हूँ। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे, C11 इज -1 की पावर 1 + 1 M11 यानी कि प्लस M11 यानी कि -20। तो ये कोफैक्टर हो गया, ठीक है, क्लियर है भैया। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं C12 निकाल दे रहा हूँ, तो -1 की पावर 1 + 2 इट इज M12 यानी कि -M12 यानी कि -46 प्लस का 46, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे C13 इट इज -1 की पावर 1 + 3 M13 दैट इज -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर 4 पॉजिटिव M13 इट इज M13 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे C21 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये -M21 आ जाएगा यानी कि प्लस का 4, है ना, -M21 यानी कि प्लस का 4। ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोफैक्टर, देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इट्स नॉट टू वरी अबाउट। -1 की पावर 2 + 2 M22 तो यानी कि प्लस का M22 आ जाएगा यानी कि -19, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, क्या होगा कोफैक्टर, इट इज C23 इज डेफिनेटली -1 की पावर 2 + 3 यानी कि -M23 यानी कि -13, ठीक है। C31 यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिमिलरली -1 की पावर 3 + 1 यानी कि पॉजिटिव M31 यानी कि -12, है ना, सिमिलरली लिख रहे हैं हम लोग, है ना। C32 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज यहाँ से -1 की पावर 3 + 2 से -22 तो यानी कि +22 और C33 कितना हो जाएगा, +18। तो ये सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल दिया बच्चों हमने। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ये वाली लाइन को आप वेरीफाई करो। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि रो 1 के एलिमेंट्स हैं, रो 1 के एलिमेंट्स हैं। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट तो 0 ही आना है, ये तो हमने प्रॉपर्टी में लिखा ही है, ये तो हमने प्रॉपर्टी में लिखा ही है। बट अगर किसी को ये सॉल्व करके दिखाना है तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे। A11 कितना है भैया हमारे पास, 2 है A11। अच्छा, कोफैक्टर 31 कितना है, कोफैक्टर 31 कितना है, -12। अच्छा, यहाँ पे कोफैक्टर उन्होंने कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है, हमने C से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये कोफैक्टर जो है बेटा बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे कोफैक्टर जो है उन्होंने कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है और हमने C से डिनोट किया हुआ है। अच्छा, प्लस A12, अब A12 क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि -3 और 32 यानी कि C32 कितना है, प्लस का 22 प्लस ये LHS चल रहा है भाई, है ना। अच्छा, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 और C33 यानी कि 18। तो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 12 दूनी 24, 22 तिया 66 और प्लस 18 पंजे 90। तो 6 और 4 10 का 0 हासिल को 1 2 1 3 और 6 3 90, माइनस का 90 प्लस का 90 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि RHS। तो हमने लास्ट पार्ट भी भैया वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए ना। आर थिंग्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट, हमने 4.1 को भी रिकॉल कर लिया इसमें। अच्छा, कोफैक्टर जो है मदद करता है एडजॉइंट निकालने में, एडजॉइंट फर्दर मदद करता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में, और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मदद करती है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। तो यही इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या। चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको सिखाया, आप NCERT से, है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम्पलर और RD, वॉट एवर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं,
और PYQ से भी ट्राई करिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी इसके अलावा जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हमारा एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलता है सफल बैच फॉर क्लास 12th मैथ्स एंड CUET। बहुत ही नॉमिनल फीस है ना, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको बताऊं। बहुत ही नॉमिनल फीस है 1999। आई थिंक आपके स्कूल में या आपके शहर में ये एक सब्जेक्ट की मैथ्स की फीस होगी, और हम ये पूरे साल में एक बार चार्ज करते हैं। दिस इज़ 1 टाइम एनुअल फीस, ठीक है ना, फॉर द कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बोर्ड्स प्लस CUET लेवल पे मैथ्स को कवर करते हैं स्टूडेंट्स, और NCERT तो हम लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से कवर करके चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो सफल बैच के अंदर हम लोग NCERT के साथ साथ NCERT प्लस प्रिपरेशन लेके भी चलेंगे। हमारी DPPs आर मोर देन इनफ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन द बोर्ड एग्जाम्स। आप हमारे DPPs करो, है ना, RD विल बी कवर्ड, RS विल बी कवर्ड, एग्जाम्पलर्स विल बी कवर्ड, PYQ विल बी कवर्ड, है ना। you will be able to solve the questions from any of these books, ठीक है, when you are done with the DPP। so dedicated doubt sessions रहते हैं हमारे सफल बैच के अंदर, और every alternate day, ठीक है, periodic test after the completion of chapter or on Sundays। so daily live classes होती हैं, बड़ा मज़ा आता है ना, बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन रहता है, बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, मज़ा आता है। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर कभी भी आपका कोई लेक्चर छूट गया या कोई पूरा चैप्टर ही छूट रखा है तो आपको साल भर नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल रहती है। आप किसी भी मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप से आप एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे CBSE क्लास ऐप आपका उसको आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के नोट्स, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये लेक्चर, इसके नोट्स भी आपको CBSE क्लास ऐप पे रेगुलरली आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। तो वहाँ पे अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सफल बैच के अंदर फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, चेक जैसे लेक्चर्स, DPPs, है ना, वगैरह वगैरह। तो आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। एंड सफल बैच में ये हम मान के चलते हैं कि यार एक बच्चे को अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर कराना है तो कहीं ना कहीं उसके 11th के बेसिक्स भी साथ में लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि 11th के बेसिक्स काफ़ी बच्चों को हर्डल क्रिएट करते हैं 12th में अच्छा स्कोर करने का। तो सफल बैच में हम लोग वी स्पेशली टेक केयर ऑफ द 11th बेसिक्स, जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसी फंक्शंस, रिलेशंस ये इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे वी टेक केयर ऑफ द 11th वीक बेसिक्स एज वेल। और कोई भी क्वेरी अगर आप को सफल बैच ज्वाइन करने के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की, ठीक है ना, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, है ना। thousands of students every year join सफल बैच and excel in their board exams। so if you can, you should join, है ना, and enjoy your mathematics studies with me। thank you very much and love you all, bye bye। next lecture में पढ़ेंगे adjoint and inverse of a matrix।